हेलो, क्या हाल है आप सबके। आज लास्ट टॉपिक एनवायरमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आने वाली जनरेशन को डिस्टर्ब किए बिना प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को बड़े प्यार से पूरा करना। जैसे इसमें लिखा है, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन without compromising on the ability of the future generation to meet their respective needs. future generation की needs को disturb किए प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा करना, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है किसी भी कंट्री के लिए, और हमारा देश भी इसी में क्या है, संलग्न है, लगा हुआ है कि किसी तरीके से हम प्रेजेंट की जनरेशन को भी खुश रखें और आने वाली जनरेशन को अभी कोई भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो, बैलेंस रहे। तो यही हमारा क्या होता है, मोटिव होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, इसका एम क्या है? एम यही जो मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज के इस तरह से यूज करना कि डिसबैलेंस ना हो, बैलेंस रहे। जैसे इसका एम, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू एनवायरमेंट। बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए अपने प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को की नीड्स को क्या करना, पूरा करना। और आगे, टू प्रिवेंट फ्यूचर डैमेज, जो भी आने वाले फ्यूचर डैमेज हैं उसको भी क्या करना, संरक्षण, उसको भी क्या करना, रोकना, डैमेजेस को रोकना। अब हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं वो बताया गया है कि यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। और क्योंकि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, तो उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लाया जाए। और हमारे जितने भी इनपुट्स हैं उसको बड़े तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कंट्रोल पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन फैल रहा था, एनवायरनमेंट को खराब कर रहा था, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो कि हमारा भारत नंबर 1 बन गया पॉपुलेशन में, उसको भी थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे मेन पॉइंट। एंड स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं ताकि हमारे देश में क्या आ जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम अपने वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा सा दूर हो जाएं और हम अपने खुद के बनाए हुए ट्रेडिशनल कल्चर पर आ जाएं। देखो, सारी चीजें अच्छी होती हैं लेकिन अपने एनवायरनमेंट को खराब करना ये उससे भी बेकार चीजें होती है। तो इसलिए यहां पर हम किस तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जैसे यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल या सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज करना, जैसे विंड पावर एंड सोलर रेज आर क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज। इन सोर्सेज का क्या करना, इस्तेमाल करना है। अरे पॉइंट्स क्या करना, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, एनर्जी है, इन सब का क्या करना, बड़े तरीके से इस्तेमाल करना, तो ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हम दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज करते हैं तो धीरे करते करते उसका इंपैक्ट आने वाली जनरेशन पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब एनवायरनमेंट खराब होगा तो आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, फ्यूचर जनरेशन को। आगे, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, जैसे अर्बन एरियाज में ज्यादातर सीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाए और गांव में, रूरल एरियाज में गोबर गैस और एलपीजी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, वरना तो क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो पॉल्यूशन से बचने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाए, प्रमोट किया जाए इन चीजों को। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाए। ये जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर क्या छोटे छोटे प्लांट लगाए जाते हैं जिससे पावर जनरेट होती है, क्या करने के लिए, अपनी लोकल आसपास के एरिया की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो उधर भी छोटे मोटे एरिया में हम मिनी हाइडल प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोकल एरिया में वो जो कमी है, जो जरूरत है, डिमांड है पावर की, वो पूरी हो सके। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, मैंने अभी बताया कि अपनी पुरानी नॉलेज ही बेहतर थी। हम ये जो शिफ्ट हो रहे थे ट्रेडिशनल सिस्टम से, हम जो मॉडर्न सिस्टम की तरफ आ रहे थे, तो हमें दोबारा लौट जाना चाहिए, लौट के बुद्धू घर को आए, यानी हमें शिफ्ट होना चाहिए दोबारा से वापस। तो यहां पर हम शिफ्ट हो गए थे क्या,
ट्रेडिशनल सिस्टम से शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे डैमेज हुआ, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो गया, डैमेज हुआ, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, पॉल्यूशन हुआ। तो आप देख सकते हैं हमने पीछे पड़ा क्राइसिस इन्वायरमेंट के, वो सब इन्हीं सब की वजह से हुआ था। वी इग्नोर आवर ट्रेडिशनल सिस्टम, आयुर्वेदा, यूनानी, हमने इन सबको भी क्या किया, इग्नोर किया था। आयुर्वेदिक, यूनानी दवाइयां, इन सबको हमने इग्नोर किया था, एलोपैथिक यूज किया था, जो साइड इफेक्ट डालने लगी थी, है ना। यूज ऑफ बायोकंपास, अब ये क्या था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, इरिगेशन में और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं था। हम वापस अपने देसी तरीके में आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और हाइजेनिक फूड होगा, खाने वाला होगा, हार्मफुल नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इसका मतलब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, फार्मर्स हैव स्टार्टेड अगेन यूजिंग बायोकंपास। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से बायोकंपास का इस्तेमाल करने लगे लोग, खाद इस तरह से बनाने लगे कि अब उनको केमिकल की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब बात आती है जो कीटनाशक दवाइयां हम डालते थे, छिड़कते थे उसके ऊपर, तो उसको भी कंट्रोल करना, तो उसके लिए ज्यादातर नेचुरल तरीका अपनाया। नेचुरल तरीके से पेस्टिसाइड्स को क्या करना, कंट्रोल करना, खत्म करना है। जैसे नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं या नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स होते हैं, तो उन सारी चीजों का इस्तेमाल करना, जिससे एनवायरमेंट खराब ना हो और आने वाली जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और बिना उनको नुकसान पहुंचाए प्रेजेंट की जो जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो भी पूरी हो। ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, बहुत ही आसान चैप्टर था और उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा। ये वन शॉट में मैंने समझाने की कोशिश की, आप इसे पढ़ें ध्यान से। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर लेकर हम जल्दी आएंगे। जब तक के लिए इजाजत दे, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय, जय हिंद।